हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर इसको शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस 2024 एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने बताया है आपको कि इस सेशन में हम लोग ये जो सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्नों को कवर करते हैं, जो कि कह सकते हैं एक तरह के गेस क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के आने के ज़्यादातर संभावनाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस 2024 एग्ज़ाम के लिए हमने ऑलरेडी आपको 3 सेट कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। सभी लोग प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। देखिए, कमेंट करने से क्या होगा कि आपको रिवीजन अच्छे तरीके से होते चलेगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनेंगे। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए, सब लोग इसका आंसर बताइए कि भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। देखिए, जल प्रदूषण के नियंत्रण, रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु वर्ष 1974 में 1974 में जो है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1974। अच्छा, और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं। जैसे कि देखिए 1972 में, याद रखेंगे 1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था तो 1972 में। अच्छा, 1973 आपको याद होगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और देखिए 1986 में 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। तो इसीलिए मैंने बताया है कि आप ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर होंगे। तो यहाँ से देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 प्रश्न जो है आपके यहाँ से कवर हो गए। चलिए, और फ्रेंड्स सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। चलिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा का यह गुप्तेश्वर वन है जिसको कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगर जिला पूछा जाए कि ओडिशा के किस जिला में है तो ओडिशा के कोरापुट जिला में है। यह ओडिशा के कोरापुट जिला में है। अच्छा, कोरापुट से एक और प्रश्न बनता है। कोरापुट से क्या प्रश्न बनता है कि कोरापुट जो है फ्रेंड्स, यह किसके लिए समृद्ध भंडार है? तो यह बॉक्साइट का समृद्ध भंडार है कोरापुट जिला। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था, बताइए। वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, क्योंकि नया सिलेबस जो दिया गया है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के ढेर सारे चैप्टर्स हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो कवर कराया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उसमें करा दिया है। बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करा दिया। प्रश्न बनेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। बताइए कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लीग ऑफ नेशंस है ना, यह अस्तित्व में कब आया था? तो फ्रेंड्स, यह आया था आपका 10 जनवरी 1920 को, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए
ताकि प्रथम विश्व युद्ध की तरह और भी भयानक तबाही न हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया गया था 10 जनवरी 1920 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, इसीलिए प्रश्न बन सकता है। चलिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में। अच्छा, बिहार का टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, इसे भी आप साथ साथ याद रखेंगे, ठीक है ना। 54वां है, 55वां आपको कहीं लिखा मिलेगा, लेकिन आपको 54वां याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर, ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी सब्जेक्ट से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है ना। मैंने हिंदी और इंग्लिश मैथ का इसमें नहीं लिया हुआ है आज, चूँकि ये हमारा सुपर फास्ट रिविजन सेशन है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, यानी कि जब उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है तो निश्चित रूप से उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, जब विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक नहीं घोला जा सकता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, तो इसको संतृप्त विलयन कहा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, जब विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक नहीं घोला जा सकता है तब ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की हाल ही में देखिए कीर स्टारमर जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा। बताइए, कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बने हैं ब्रिटेन के। इससे पहले ऋषि सुनक थे, लेकिन चुनाव में उनकी हार हुई है, और नए जो प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, ये कीर स्टारमर बने हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बिहार पुलिस में यह पूछा जा चुका है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लगाया था। देखिए, स्टाम्प एक्ट जो था यह 1765 में लागू किया हुआ था। 1765 का स्टाम्प एक्ट जो था यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद की एक अधिनियम था, जिसने अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाया था। राइट आंसर इसका 1765 ईस्वी हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में अगर आप डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करिएगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, लाइव चैट में नहीं। कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, इनमें से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अच्छा, कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है यह उत्तक मानव शरीर में, यानी कि संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है, और यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। संयोजी उत्तक, स्टार पॉइंट लगा करके इसको ध्यान रखेंगे। संयोजी उत्तक का मुख्य घटक अगर पूछा जाएगा, संयोजी उत्तक का मुख्य घटक क्या है, तो यह कोलेजन नामक प्रोटीन है। कोलेजन नामक प्रोटीन इसका मुख्य घटक होता है संयोजी उत्तक का। संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल अस्थि, यानी कि बोन, उपास्थि और रक्त, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझाते चलूं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, यह हस्ताक्षरित कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से।
यह हस्ताक्षरित हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यह प्रभावी कब हुआ था, यह प्रभावी प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यह 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर नामक रोग जो है यह किसके कारण होता है। देखिए यह जो सफ़ेद कैंसर है इसको मेसोथैलियोमा भी कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मेसोथैलियोमा, इसको मेसोथैलियोमा भी कहा जाता है। और यह सफ़ेद कैंसर जो होता है यह होता है किसके कारण, तो मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के श्वसन के साथ फेफड़ों में एकत्रित होने के कारण होता है। तो एस्बेस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इटाई रोग है। इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है। और एक मिनी माता रोग है, एक मिनी माता रोग है। यह मिनी माता रोग यह पारा यानी कि कहिए मरकरी या इसका सिंबल है Hg, इसकी अधिकता के कारण होता है मिनी माता। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स एक बार सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। चलिए एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। पीतल जो होता है यह किसका मिश्र धातु है, पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो यह कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्र धातु है। बेल मेटल यानी कि बेल धातु जो होता है यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। और गन मेटल जो है, गन मेटल यह कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। प्रश्न में पूछा गया है किसमें से किसमें जो है जिंक नहीं होता है, तो यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर जिंक है। तो किसमें जिंक नहीं है, बेल धातु में जिंक नहीं है। ठीक है। और ये सारे कॉपर के मिश्र धातु में, कॉपर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्लियर। चलिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, बताइए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना अगर पूछेगा तो 23 मार्च 1950 को हुई थी। आप सन याद रखिएगा 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अच्छा जिनेवा में WHO का भी हेडक्वार्टर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसे भी याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। इसलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ का तारीख और वर्ष क्या है। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ का जो तारीख है और वर्ष है वो आपसे पूछा जा रहा है। गांधी जी की दांडी मार्च बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच करके, कहाँ से इन्होंने, साबरमती आश्रम से शुरुआत कहाँ से किया था, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ करके इन्होंने सत्याग्रह जो था, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी का ये जो दांडी यात्रा था इसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से किया है। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है,
चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, वह वर्ष आपसे पूछा गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, वह कौन सा वर्ष है? तो अभी मैंने बताया था 1986 में, 1986 में 1972 में मैंने आपको बता दिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? कौन सी इसमें से तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? चलिए बताइएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो देखिए ध्यान दीजिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर H क्या है? तो H जो है यह प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है। C क्या है? तो C जो है यह प्रकाश की गति है और लैम्डा जो है यह तरंग दर है। यानी कि जिसका तरंग दर यहाँ पर देखिए, जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। जिसका तरंग दर सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यही पूछा गया कि प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा, यानी कि जिसका तरंग दर सबसे कम होगा उसकी प्रति फोटोन ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, तो इसमें से देखिए एक्स किरण का जो है तरंग दर सबसे कम होता है, एक्स किरण का तरंग दर सबसे कम होता है इसका, इसीलिए इसकी प्रति फोटोन ऊर्जा अधिकतम होगी। रेडियो तरंग का तरंग दर जो होता है ये सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसकी प्रति फोटोन ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का नंबर 17। देखिए प्रश्न है कि तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको समस्थानिक कहा जाता है। और ये जो संभारिक होता है उसमें क्या होता है? उसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रजौली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रजौली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? इतना तो आपको मालूम चल गया कि ये बिहार राज्य में है। और रजौली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह नवादा में है। नवादा में ही ककोलत जलप्रपात भी है। पूछा जाता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये भी नवादा में ही है। अच्छा, मुंगेर में कल ही मैंने आपको बताया था, मुंगेर में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। कांवर पक्षी विहार, कांवर लेक जो है ये बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 19 देखिएगा। करंट का क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024। अच्छा, ये T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत विजेता बना है। ठीक है ना, USA और वेस्ट इंडीज़ में उसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप पूछा गया है 2024 किस देश ने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का। और इसमें जो विनर रहा है, विजेता रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है। और इसमें जो उप विजेता रहा है, रनर अप रहा है फ्रेंड्स, वो अपना प्यारा भारत रहा है। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद को लिखा किसने है? देखिए किताब उल हिंद को लिखा है किसने? तो अल बरूनी ने, अल बरूनी ने लिखा है। अल बरूनी फिरदौसी, यहाँ मैं लिखता हूँ, अल बरूनी फिरदौसी फरूखी और उतबी, ये चारों जो थे, अल बरूनी, फिरदौसी, फरूखी और उतबी, ये चारों महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? महमूद गजनवी के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? मटकी जो है यह किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ध्यान दीजिएगा, मटकी जो है यह मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए यह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है?
तो यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। और इसी 44वें संशोधन के द्वारा आपको याद होगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको लघु संविधान कहा जाता है। 1976 में हुआ था और इसी में जो है पहली बार प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगर ये 23 नंबर प्रश्न है कि इसरो द्वारा पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को, ठीक है ना, आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया। आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सौर्य मिशन है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सूर्य मिशन है। और इसको कब लॉन्च किया गया, तो देखिए इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसको किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C-57 से। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किस तिथि को किया गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किया गया है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। पहले वाले वीडियोज में भी मैंने बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा गया है, तो 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या था, तो इसका थीम था बी पार्ट ऑफ द प्लान। यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा, थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है ना, बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि योजना का हिस्सा बने, ये इस वर्ष इसका थीम रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कीर्तिलता किसकी रचना है। VVI क्वेश्चन है, कीर्तिलता किसकी रचना है। कीर्तिलता, पदावती, कीर्ति पताका, ये भी याद रखेंगे, कीर्ति पताका, ये सभी रचनाएं जो है ये मैथिल कोकिल विद्यापति जी का है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चले, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। अच्छा, गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने कहाँ पर, तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था। क्या कहलाया, तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है। क्लियर है। इनके उपदेशों की भाषा जो है ये क्या है, तो ये पाली भाषा है। क्लियर। चलिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित यह एक काल्पनिक रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित यह एक काल्पनिक रेखा है। और भूमध्य रेखा जो है यह टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है और टोटल 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। इन 3 महाद्वीप जिनसे होकर के गुजरती है ये दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया महाद्वीप है। क्लियर। किस देश से होकर के यह नहीं गुजरती है, तो यह मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए 28 नंबर है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट। देखिए सेशन लंबा हो सकता है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा देखिए। नागफनी पौधे के में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है, तो ये तने में होता है। ध्यान रखिएगा, यह एक मरुस्थलीय पौधा है नागफनी। निम्नलिखित में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे, जंतु और पौधे दोनों सजीव में आते हैं, ये आपको पता है, दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। तो कौन सा इसमें सजीव यानी कि जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी जो है ये सजीवों के मुख्य लक्षण हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अच्छा, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, याद रखिएगा। ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा इसमें से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें आवश्यक नहीं है। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जरा ध्यान से पढ़िएगा कि हैती में फंसे, देखिए हैती एक कंट्री है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। अब यहाँ पर देखिए एक ऑपरेशन दिया गया, ऑपरेशन मर्यादा, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, और इसके तहत देखिए ईरानी जहाज था एक अल कंबर, ईरानी जहाज था, ईरान का जहाज है अल कंबर, ठीक है ना, अल कंबर, और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया गया था। उसके बाद देखिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है, यही इसका आंसर होगा कि हैती में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। अच्छा ऑपरेशन अमृत भी इंपॉर्टेंट है, इसके तहत देखिए केंद्र सरकार जो है केरल सरकार है, केरल गवर्नमेंट जो है, केरल की राज्य सरकार, उसके द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी। आपसे डेट पूछा जा रहा है। चलिए आप सन भी लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। बताइए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस तारीख और किस सन में हुई थी। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर के दिन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि नागी नकटी पक्षी विहार या पक्षी अभयारण्य कहिए, ये बिहार के किस जिला में है। चूँकि इसको देखिए रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है नागी नकटी पक्षी विहार को, और बिहार स्पेशल का मैंने एक सेशन कराया हुआ है, उसमें मैंने आपको कराया हुआ है, जिन्होंने देखा होगा उनको आंसर पता होगा। तो देखिए नागी नकटी जो है फ्रेंड्स ये जमुई में है। कहाँ पर है, जमुई में। अच्छा कांवर झील जो है, कांवर झील ये बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में जो हुआ था ये 1912 में हुआ था। कहाँ पर, तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। दूसरा 1922 में हुआ था, कहाँ पर, तो गया में। इसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने किया था, यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है। मिशन 5.0 का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है ध्यान रखिएगा किससे है, तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। यह जो मिशन 5.0 है इसके तहत 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की बात की जा रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। अच्छा DRDO का हेडक्वार्टर, जरा पहले आप इसरो का हेडक्वार्टर बता दीजिए। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसरो के हेडक्वार्टर को कहाँ पर है बताइए। देखिए DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए देखिए 38 नंबर है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर। ओलंपिक 2024 का आयोजन आरंभ हो चुका है, और देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो फ्रांस के पेरिस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा 2028 में कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो USA में इसका आयोजन 2028 में जो समर ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उसका आयोजन किया जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या। अच्छा लंदन में कर्जन वाइली की हत्या ये किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था कर्जन वाइली की मदनलाल ढींगरा ने। अच्छा उधम सिंह ने किसकी हत्या किया था, तो माइकल ओडायर की हत्या, माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, ठीक है ना। और चापेकर बंधु जो थे, ठीक है ना, चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या किया था, तो चापेकर बंधुओं ने किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, WC रैंड की हत्या किया था, और यरस्ट की हत्या किया था, यरस्ट की हत्या किया था। ये दोनों आर है, ये यरस्ट की हत्या किया था। रैंड और यरस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने किया था, और कर्जन वाली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने किया था। माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है यह किस सिख गुरु ने किया था? तो ये सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव इन्होंने ही किया था। ठीक है। अच्छा, एक आदि ग्रंथ की रचना पूछा जाता है। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो ये सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही किया था, गुरु अर्जुन देव ने। अच्छा, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवा दिया था। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। सिखों के जो आखिरी और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था 1666 में। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। ठीक है। चलिए, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फ़ारेनहाइट स्केल पर बदलना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि C/5 = F-32/9 होता है। अब यहाँ पर C दिया गया है कितना? 15 डिग्री, तो यहाँ पर 15 पुट कर दीजिए। ठीक है। F-32/9, देखिए 5×3 15 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 9 त्रिका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? F-32, ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि 27 + 32 = F, यानी कि राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 3 2 5, यानी कि 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। बिहार की जनगणना से बिहार पुलिस में प्रश्न बनता है, तो मैंने ये सारा जो है प्रश्न आपको ऑलरेडी बिहार स्पेशल में करा दिया है, तो एक बार आप जाइए और उनको देख लीजिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज का है, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। मुंगेर के कितना है? तो 876 है। गोपालगंज का कितना है? तो 1021 है। अच्छा, ये तो बात हो गई जिलों की। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार का लिंगानुपात 918 है। कितना है? 918 है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है, याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा अगर जनघनत्व वाला जिला पूछेगा बिहार का, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व शिवहर का है। सबसे कम पूछेगा तो कैमूर का है। सबसे कम किसका है? कैमूर का है। क्लियर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? तो रोहतास का है। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपात उपबंध जो है इसका उल्लेख किस भाग में है? देखिए, यहाँ पर भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक में। ये आपको याद भी होगा। आपात उपबंध पूछा गया है, तो आपात उपबंध जो है भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में। अनुच्छेद भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में राजभाषा है। सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नहर जो कहलाती है ये कौन सी नहर कहलाती है? फटाफट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, यह इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। एक विद्युतीय फ्यूज किस पर आधारित है? एक विद्युतीय फ्यूज जो है यह किस पर आधारित है? किस पर यह कार्य करता है? किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। तो विद्युतीय फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव या धारा के उष्मीय प्रभाव कहिए, इस पर यह आधारित है। विद्युत फ्यूज जो होता है यह हमेशा लाइव वायर में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा। और यह किसका मिश्र धातु है? किससे मिलकर के बना होता है? तो यह टीन और लेड का मिश्रण है। ठीक है। चलिए, इससे भी ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फातिमा बीबी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, लीला सेठ जो है, लीला सेठ, यह उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? तो ये ग्रंथि कौन सी है?
तो ध्यान रखेंगे यह ग्रंथि जो है यह अधिविक्र ग्रंथि है, एड्रेनल ग्लैंड है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसको उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अभी मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया था, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी मैं डिस्कस करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स यह कौन है? तो यह जी शंकर कुरूप हैं। 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, गोविंद शंकर कुरूप को। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? चलिए कमेंट करिए आंसर इसका। तो देखिए अगर बात करें हम तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, यानी कि कहेंगे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था और राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया हुआ था। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली आया। तो दिल्ली किसने राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका राजराज प्रथम हो जाएगा। राजराज प्रथम जो था यह चोल वंश का शासक था। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। ठीक है, चोल वंश की राजधानी तंजौर हुआ करती थी और तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और ये जो राजराजेश्वर शिव मंदिर है इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उस समय वायसराय कौन था? तो ये वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की जो स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम, इसी के समय वायसराय यही था, यानी कि यह अंतिम गवर्नर जनरल और यह पहला वायसराय था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ठीक है, लोथल भोगुआ नदी के तट पर है। सब ध्यान रखना है आपको। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? स्वयं को नियामत खुदाई दिल्ली के किस सुल्तान ने कहा था? तो यह सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स यह था कौन? तो यह बलवन था। बलवन जो था यह कहा था कि सुल्तान को यह मानता था ऐसा कि सुल्तान को पृथ्वी पर यह अल्लाह का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई मानता था। और बलवन के अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता था। तो ये आपका बलवन हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। नौरोज उत्सव मनाना इसी ने शुरू करवाया था। चलिए, गुलाम वंश का शासक था। बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और ये रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। ठीक है, उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है हमारे कि निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, प्रतिपादित किया था? किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स यह क्या था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को प्रतिपादित किया था। कार्ल मार्क्स की एक और रचना है, याद रखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और देखिए कार्ल मार्क्स जो थे यह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, चलिए कार्ल मार्क्स हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन जो है यह किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया है।
मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, हुमायूंनामा, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? देखिए, रेड डाटा बुक क्या है, तो इसमें जितने भी संकटापन यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर प्राणी हैं उनको इसमें सूची में रखा जाता है, इस बुक में शामिल किया जाता है। यह जारी करता है IUCN। देखिए, IUCN, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था? फ्रेंड्स, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है और उत्पादन का जो अधिकार है, एक ऐसा तबका है जो अमीर वर्ग है उसका एक अधिकार है और गरीब वर्ग जो है इससे वंचित रहा है, इसीलिए इतिहास वर्ग हमेशा एक संघर्ष की कहानी है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। चलिए, सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? सेलम इस्पात संयंत्र, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए सेलम कहाँ पर है, तो सेलम तमिलनाडु में है। अच्छा, एक विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। विश्वेश्वरैया कहाँ पर है? कर्नाटक में। पूछा जाता है भाई, भिलाई कहाँ पर है? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बोकारो झारखंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? देखिए, दीपा जो है ये एक स्थानांतरित कृषि है, कहाँ का बताइए? झूम कृषि जो है ये भी स्थानांतरित कृषि है और ये पहाड़ी ढलानों पर होता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। दीपा कहाँ का स्थानांतरित कृषि है? तो दीपा मध्य प्रदेश का मुख्यतः है। छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी इसको दीपा कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। देखिए, बोरा जो है ये इटली का है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का है, नहीं मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, यही जो है गलत है। मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। मिस्ट्रल यह एक ठंडी ध्रुवीय पवन है जो स्पेन और फ्रांस में बहती है, इसका प्रभाव स्पेन और फ्रांस में देखने को मिलता है, तो यही गलत दिया गया है। खमसिन मिस्र का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खमसिन पूछा जाता है, खमसिन कहाँ का है? तो मिस्र का है। हरमटन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलता है, इसे डॉक्टर हवा के भी नाम से जाना जाता है। गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, 23वां पूछा गया है, 23वें पार्श्वनाथ थे। आखिरी और 24वें वर्धमान महावीर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग लागू कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो यह 1956 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। और देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के पश्चात बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटा करके 318 कर दिया गया। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा है? तो यह पेशी उत्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य कथन है? विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मूला बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जो होता है विरंजक चूर्ण, यह जल में अल्प विलेय होता है, जल में यह कम विलेय होता है। ठीक है, अल्प विलेय होता है। यहाँ पर देखिए जल में अधिक विलेय होता है, ये गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो ये B, C और D करेक्ट है।
ये जो है यह असत्य दिया गया, यह जल में अधिक नहीं है, जल में यह अल्प विलय है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कच्छ की खाड़ी में, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है। यह प्रश्न देखिए अभी बीपीएससी टीआरई जो हुआ था उसमें करंट का यह प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह सुदर्शन सेतु है, आपको भी पता होगा, सुदर्शन सेतु राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहले आप जरा कमेंट करके बताइए। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी, तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखेंगे सुब्रमण्यम, ये सीईओ हैं, ये उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी, बड़ा ही पूछा जाता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। गिरिब्रज भी याद रखिएगा, गिरिब्रज या राजगृह। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है। मंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है, तो इसको खाफी खां ने लिखा है, ठीक है, खाफी खां ने लिखा है। याद रखिएगा ये जो मंतखब उल लुबाब है इसको तारीख़ खफी भी कहा जाता है, इसको तारीख़ खफी भी कहा जाता है। यह फारसी भाषा की एक किताब है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज जो है विषय है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, 9वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। पंचायती राज के टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, इससे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। 11वीं अनुसूची में, माफ़ करेंगे, इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, 11वीं में इसको रखा गया है, क्लियर। तो राइट आंसर इसका राज्य सूची हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का संगठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KMnO4, KMnO4 क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। इसमें मैंगनीज की, यानी कि KMnO4 में ये जो मैंगनीज है, ये मैंगनीज, इसकी पूछा जा रहा ऑक्सीकरण संख्या। देखिए KMnO4, अच्छा ये K पोटेशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है, विन्यास इसका कितना होगा, 2 8 8 कितना हो गया, 2 8 10 8 18 और 1 19 हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, त्याग के ये स्टेबल होना चाहेगा, तो जब एक त्याग देगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। मैंगनीज का निकालना है तो हम इसको X मान लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा, तो ये 2 ले लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 2 ले रहा है इसलिए -2 और 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो गुना 4 = 0। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये देखिए 1 x और ये 4 दूना 8, लेकिन माइनस है तो -8 आएगा, = 0। अब यहाँ देखिए 1 और -8 है तो ये -7 हो जाएगा, और ये -7 जब इधर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में +7 है। तरीका मैंने आपको बता दिया, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में इसमें से कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में इसमें से सिंगरौली है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। उमरिया भी पूछा जाता है, उमरिया कहाँ पर है, तो उमरिया भी मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रामगढ़ और देवगढ़, रामगढ़ और देवगढ़ ये झारखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। लखनपुर उड़ीसा में है, लखनपुर उड़ीसा में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष
9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश को निप्पन कहा जाता था? निप्पन पुराना नाम किस देश का था? तो ये जापान का था, जापान का था। इराक का पुराना नाम क्या था? इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा था। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए, अनवीकरणीय ऊर्जा और एक नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय ऊर्जा में ये पवन, सूर्य, जल, ये सब आते हैं। अनवीकरणीय में कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? यूक्रेन की राजधानी बताना है कहाँ पर है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, कीव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है। टोटल 7 मूल मात्रक हैं, उंगली पर काउंट करिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ मीटर, सेकंड, उसके बाद आपका मोल, मोल के बाद आपका हो जाएगा एम्पियर, उसके बाद केल्विन, केल्विन तापमान का है सही मात्रक, केल्विन। उसके बाद कैंडेला, कैंडेला जो होता है यह ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है, और किलोग्राम। तो ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मूल मात्रक हैं। इसमें से देखिएगा तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखिए ओम नहीं है, बाकी मीटर, सेकंड, एम्पियर ये मूल मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी और पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप सक्सेस केंद्रा क्विज सर्च कर लीजिए। ठीक है ना, सक्सेस केंद्रा क्विज, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। पहला सेट का मैंने पीडीएफ दे दिया है, और आज मैंने आप दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सेट का पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होती है ये कब होती है? तो फ्रेंड्स, ये 4 जुलाई के दिन होती है। कब होती है? 4 जुलाई के दिन होती है। और इस दिन इसको क्या कहा जाता है? इसको अपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। और उपसौर वाला कंडीशन कब होता है? तो ये 3 जनवरी के दिन होता है। ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 करेंगे अब। चलिए, पुस्ताज या पुष्टा घास का मैदान जो है ये कहाँ पर है? पुस्ताज घास का प्रदेश कहाँ पर है? ये बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, बताइए। तो ये हंगरी में है। लानोज पूछा जाता है, लानोज। लानोज जो है ये कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों देशों में आता है। कंपास ब्राज़ील में है, कंपास ब्राज़ील में है। और पंपास याद रखेंगे अर्जेंटीना में है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के साइडों में, देखिए वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के जो साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अब बता दीजिए इसका आंसर। राइट आंसर इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो गाड़ी होते हैं उनके हेडलाइट जो होते हैं, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन जो होता है यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय यानी कि जब एक फॉर्मेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब पदार्थ जाता है तो वो फिर से पहले स्टेट में नहीं आ सकता है। इसी को अनुत्क्रमणीय कहेंगे, हिंदी में अनुत्क्रमणीय कहा जाता है इसको। ठीक है, अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय दिया गया, यानी कि फिर से वापस उसी स्टेट में आ जाएगा, ये गलत है। तो यही वाला जो है असत्य है। बाकी जो है ये सारे के सारे सही दिए गए। एक नया प्रोडक्ट बनता है, आंतरिक संगठन भी उसका परिवर्तित हो जाता है, और साथ ही साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। लेकिन यह एक उत्क्रमणीय नहीं, यह एक अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में होता है? नर प्रजनन तंत्र पूछा गया है, मादा नहीं पूछा गया है, नर पूछा गया है। तो देखिए, गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय ये मादा प्रजनन तंत्र के हिस्सा है। ठीक है, इसमें से शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी ये नर प्रजनन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 जो है यह संबंधित किससे है? तो 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, और यह संविधान के भाग 20 में है, संविधान संशोधन से। ठीक है, आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था जिसको कि अब हटा दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। अच्छा, शिशुनाग ये था कौन? तो देखिए, हर्यंक वंश का जो आखिरी शासक था नागदशक, हर्यंक वंश का आखिरी शासक नागदशक था, इसको अपदस्थ करके शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था और इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया था। तो नागदशक ने शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली ले गया और पुनः जब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ तो कालाशोक ने राजधानी को फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। अगला प्रश्न है हमारा कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है। तो मंदार बांका में है, ठीक है, बांका में है, समुद्र मंथन में इसका जिक्र किया गया है, बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। नील अफ्रीका में है, जाम्बेजी अफ्रीका में है, लिम्पोपो भी अफ्रीका में है। ये पोटोमैक अफ्रीका में नहीं है, पोटोमैक जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। अमेरिका का जो वाशिंगटन शहर है, वाशिंगटन, यह पोटोमैक नदी के किनारे ही बसा हुआ है। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। मानव त्वचा की अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो ये डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लोकलेखा समिति अपने रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है ये राज्यसभा से और 7 लोकसभा से, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को यह अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आनुवांशिकता का जनक कौन है। आनुवांशिकता का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का किया था और लिनियस को जो है ध्यान रखेंगे, इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। चलिए कैरोलस लिनियस को। देखिए भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है। चुनाव प्रणाली जो है यह किस भाग में है, तो भाग बताइए सबसे पहले। भाग 15 में है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में, और 326 अनुच्छेद जो है इसमें वयस्क मताधिकार की बात कही गई है, वोट देने का अधिकार इसी आर्टिकल में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब। डेट सहित लिख करके कमेंट करिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब। तो फ्रेंड्स ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को। और बैसाखी के दिन हुआ था, बैसाखी पर्व था उसी के दिन हुआ था, ठीक है ना। और उस समय वायसराय पूछा गया है, तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है ना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, पहला गोलमेज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हमारा कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह हुआ था 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में ही नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और उसी समय पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। बम्बई से ठाणे के बीच में वुड डिस्पैच इसी के समय लाया गया था। साथ ही साथ व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने ही लागू। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, यहाँ स्पष्ट बिहार मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो बिहार की जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये सोन नदी घाटी परियोजना, ऐसा नहीं दामोदर लगा लीजिएगा, ये झारखंड में पड़ता है ना अब। तो यहाँ पर बिहार पूछा गया, तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी अगर बिहार का पूछेगा तो ये गंडक नदी घाटी परियोजना है, और सबसे पुरानी यहाँ पर सोन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना बार बार पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में
बताइए जल्दी से कमेंट करके कि रूपांतरित तना इसमें से कौन सा है। तो रूपांतरित तना का उदाहरण इसमें से आलू है, बाकी सारे जड़ हैं। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। किसको हरा करके? तो नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके। ठीक है। और आखिरी शासक इसका बृहद्रथ था मौर्य वंश का। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना मगध पर किया था पुष्यमित्र शुंग ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए और बताइए कि इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइए। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए एक